माँ सरस्वती आपके चरणों में सादर प्रणाम। नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान सोनी मारवाड़ सूर्य नगरी जोधपुर से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं साथियों, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, हमारा YouTube चैनल YouTube पर जाकर सर्च कीजिएगा HPS एजुटेक। आपको मिलेगा जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस। इंडिया के किसी भी राज्य में कोई भी एग्जाम हो जहां पर आपको पूछा जाता है इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साथियों हमारा इंडियन हिस्ट्री, आप HPS एजुटेक पर जाकर एक बार सर्च कीजिएगा और कम से कम 15-20 मिनट दोस्तों देख करके इस चैनल की परख कीजिएगा। आपको खुद ही पता चला जाएगा कि इस चैनल पर कुछ खास है या नहीं। इतना ही कहूंगा साथियों, और फेसबुक पेज पर जाकर फॉलो करें HPS एजुटेक सोनी सर के नाम से। आपको वहीं पर इस वीडियो की लिंक्स अवेलेबल हो जाएगी। और साथियों ध्यान रहे, हमारा इंस्टाग्राम चैनल हनुमान सोनी, ध्यान रखिएगा हनुमान सोनी, कोई स्पेस नहीं है साथियों बीच में, हनुमान सोनी 2505 पर जाकर फॉलो कीजिएगा, कोई स्पेस नहीं है, हनुमान सोनी 2505 पर जाकर फॉलो करें। आपको वहां पर भी HPS एजुटेक चैनल से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त होगी। साथियों, विनम्र निवेदन करता हूं आपसे कि इस भाई का मनोबल बढ़ाने के लिए, और बस आपका इतना ही प्यार चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस चैनल को आगे बढ़ा सकें। इतना ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। बाकी आप बने रहिएगा इस चैनल पर। आज के समय में साथियों आपसे वादा कर रहा हूं कि आपका विश्वास टूटने नहीं दूंगा और आपके विश्वास की इस कसौटी पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। थैंक यू। चलिए अब हम बात करेंगे साथियों, 2 दिनों से थोड़ा ऑफलाइन में बिजी ज़्यादा था, इसलिए क्लास आपको अवेलेबल नहीं करा पाया, जिसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूं। हम साथियों ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, और ज्योग्राफी में पढ़ रहे थे भारत का भौतिक विभाजन, जिसमें हमने देखा सबसे पहले उत्तर की पर्वतमाला, हिमालय का निर्माण, हिमालय की विशेषताएं, हिमालय की दर्रे और संपूर्ण भारत की पहाड़ियां। उसके बाद हमने देखा साथियों पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, तटीय प्रदेश, द्वीपीय प्रदेश। उसके बाद हमने देखा गंगा, सिंधु, सतलज, यमुना का, ब्रह्मपुत्र का मैदानी क्षेत्र। आज अपन दोस्तों सबसे अच्छे टॉपिक जो सबसे बड़ा है और भौतिक विभाजन में सबसे बड़ा है, जिसका नाम है प्रायद्वीपीय पठार, उसकी बात करेंगे दोस्तों। भारत का प्रायद्वीपीय पठार अच्छी तरीके से समझिएगा दोस्तों। कोशिश यही करूंगा कि आपको एक एक शब्द समझ में आ जाए। भारत का प्रायद्वीपीय पठार पढ़ेंगे, सुनिएगा दोस्तों। भौतिक विभाजन की दृष्टि से भारत को 5 मुख्य रूप से भागों में विभाजित किया गया, जिनमें उत्तर का विशाल पर्वतमाला क्षेत्र, जिसमें हिमालय पर्वत मुख्य रूप से आता है। उसके बाद हिमालय के दक्षिण में समानांतर रूप से फैला हुआ नदियों द्वारा निर्मित सतलज, यमुना, गंगा का मैदानी क्षेत्र, जिसे उत्तर का विशाल मैदान या गंगा यमुना दोवा मैदान कहा जाता है। तीसरा दोस्तों, इस मैदानी क्षेत्र के दक्षिण में जो स्थापित पठारी क्षेत्र है और जो दक्षिण तक पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच में फैला हुआ है, इसे अपन कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार। सुनिएगा दोस्तों एक एक फैक्ट। यह प्रायद्वीपीय पठार देखना, हमारा जब हम वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ते हैं तो कहते हैं कि स्थलीय भाग एक पेंजिया के रूप में था, तो यह अपन मान लो पेंजिया। इस पेंजिया का दोस्तों कार्बोनिफेरस युग में, याद रखना, इसका क्या होता है, विखंडन होता है। तो ये 2 भागों में साथियों इस प्रकार टूट जाता है, और इसके चारों ओर जो पानी होता है वो यहां पर भर जाता है, जिसे अपन 33 सागर कहते हैं। 33 सागर कहते हैं, ये बीच वाले क्षेत्र को 33 सागर कहते हैं। इस चारों ओर के जलीय क्षेत्र को पेंथालासा कहते हैं। ध्यान से समझिएगा साथियों, ये एक एक वर्ड आपका शब्द है। वैगनर के अनुसार स्थलीय भूभाग पेंजिया, क्योंकि वैगनर जर्मनी के जलवायु वेता थे, इसलिए ये जर्मन भाषा के शब्द है साथियों। और जलीय राशि को पेंथालासा का 2 भागों में जब विभाजित होता है, तो उत्तर वाले भाग को अंगारा लैंड और दक्षिण वाले भाग को गोंडवाना लैंड कहा था। अच्छी तरीके से समझ लेना, एक एक लाइन में आपका सवाल होगा, ये आपसे वादा कर रहा हूं। अगर नहीं हो तो ये आपका भाई जोधपुर सूर्य नगरी से बात कर रहा है, कभी भी कमेंट कर देना कि आपने फेंक मारी थी। ध्यान रखिएगा साथियों, ये दक्षिण वाला भाग गोंडवाना लैंड कहलाया, बीच वाला भाग था 33 सागर। क्यों बताना पड़ रहा है, सुनिएगा दोस्तों।
यह पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी के बीचों बीच में जो लाइन खींची गई इक्वेटर लाइन भूमध्य रेखा कहते हैं। उत्तर वाला भाग नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण वाला भाग साउथ हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। अब सुनना, अपन संबंध जोड़ रहे हैं। उत्तरी भाग जो उत्तरी गोलार्ध में जितने भी स्थलीय भूभाग यानी कि महाद्वीप है वो अंगारा लैंड से बने हुए हैं, चाहे भले ही वो एशिया हो, यूरोप हो, उत्तरी अमेरिका हो। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध वाले भाग गोंडवाना लैंड से निर्मित है। ध्यान रखिएगा, दक्षिणी महाद्वीप में हमारा अफ्रीका वाला भाग, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यह सब गोंडवाना लैंड से निर्मित है। तो एशिया महाद्वीप तो साथियों अंगारा लैंड से था। अब एशिया महाद्वीप अंगारा लैंड से है तो आप एक कल्पना कीजिएगा, भारत भी तो अंगारा लैंड से निर्मित होना चाहिए। भाई भारत तो यहां पर है ना, ये तो अंगारा लैंड से निर्मित होना चाहिए। आपको पता है ना, पूर्वी गोलार्ध में है देशांत की दृष्टि से, तो भारत यहां पर है, तो इसका मतलब तो ये पूर्वी गोलार्ध में होना चाहिए था, सॉरी अंगारा लैंड से निर्मित होना चाहिए था। लेकिन साथियों ऐसा नहीं है। तो क्या है, तो ये हमारा जो दक्षिणी भारत का ये प्रायद्वीपीय भारत है ये गोंडवाना लैंड से निर्मित है। समझ लेना, अपवाद स्वरूप सवाल है, इसलिए एक सवाल वनडे एग्जाम में आपका एग्जामिनर यहीं पर फोल्ड करवाता है। तो समझ लेना, हमारा प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड से निर्मित है। तो देखो, सबसे पहले तो हम इसकी बात करें कि क्यों है, फिर अपन को एक एक नोट लिखवाएंगे आपको और लिखते चले जाना। दोस्तों ये देखो, इधर जो हमारा ये हिंद महासागर है, इधर से ये जो अफ्रीका वाला बेल्ट है ये अफ्रीका, और इधर ये हिंद महासागर आ गया। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर पहले हिंद महासागर नहीं था, ये दक्षिण में जलीय राशि थी। तो यहां से अफ्रीका गोंडवाना लैंड से निर्मित है। तो अफ्रीका से टूट कर ही तो ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत उत्तर की ओर खिसका, उत्तर की ओर सरका साथियों। तो यहां पर जलीय राशि बढ़ गई जिसे अपन हिंद महासागर के नाम से जानते हैं। ढंग से समझ लेना, इसे ही अपन हिंद महासागर कहते हैं। ये प्रायद्वीपीय भारत इस अफ्रीका महाद्वीप से अलग हुआ क्षेत्र है साथियों, ध्यान रख लेना। तभी तो हम कहते हैं कि ये अफ्रीका महाद्वीप से निर्मित होने के कारण गोंडवाना लैंड से निर्मित है। समझ में आ गई बात आपको। आज भी दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में या बीचों बीच में रिफ्ट घाटी है, जिन्हें बहुत बड़ी भ्रंश घाटी है, जिसके कारण आज नहीं तो कल लग सकते हैं 100 सैकड़ों हजारों वर्ष, लेकिन ये टूट करके जरूर अलग होगा। ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि वैगनर साहब महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में साफ कह रहे हैं कि स्थलीय भाग एक दूसरे पर स्थापित हुए थे, टूट करके अलग हुए थे, वो अपन अलग बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप समझिएगा, हम बात कर रहे हैं हमारा जो ये प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय भारत जो है ये गोंडवाना लैंड से निर्मित है। पहली लाइन, जिसके दक्षिण में साथियों हिंद महासागर और इसके दोनों ओर पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी और पश्चिम की ओर अरब सागर फैला हुआ है। इसके उत्तर में हिंद महासागर, सॉरी गलत बोल दिया, उत्तर में गंगा यमुना का विशाल मैदानी क्षेत्र और उत्तर पश्चिम में थार का मरुस्थल जिसमें अरावली पर्वतमाला आई हुई है। थार के मरुस्थल के साथियों पूर्व की ओर अरावली पर्वतमाला है। और साथियों इसके यह जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है यह पठार दक्षिण, यानी ढंग से सुनना दोस्तों, दक्षिण में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक से लेकर के देखना ये घाटीय क्षेत्र है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मध्य फैला हुआ है। दक्षिण से लेकर के इधर साथियों इस प्रकार यह जो है ना हमारा इस प्रकार एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला हुआ है। ढंग से समझना, एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला हुआ है जिनका शीर्ष यहां गुजरात के पास भड़ोच को माना जाता था। ध्यान रखना, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और साथियों यह हमारा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यह मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, यह हमारा उत्तर प्रदेश, यह साथियों अरावली, आपने सुना अरावली के यहां पर, यह अरावली यहां पर दोस्तों उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड, यह मध्य प्रदेश के पास बघेलखंड, साथियों यह हमारी कैमूर में राजपीपला की पहाड़ियां हैं बिहार में,
ध्यान रख, सॉरी राजपीपला नहीं, गलत बोल दिया, राजपीपला, राजमहल की पहाड़ियां, राजपीपला तो यहां पर है सतमुड़ा में, ध्यान रखना राजमहल है भाइयों। और यहां पर हमारा आगे चलकर दोस्तों यहां पर एक गैप पड़ गया जिसे कहते हैं मालदा गैप। इधर की ओर तो हो गई दोस्तों राजमहल की पहाड़ियां, इधर हो गई गारो की पहाड़ियां। तो इस राजमहल और गारो पहाड़ियों के बीच में जो गैप है इसे मालदा गैप कहते हैं। और साथियों आगे ये मेघालय का पठार अलग हो गया है, इसे प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा मानते हैं। मेघालय के पठार में 3 प्रमुख पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया, जिनमें अपन बात करेंगे। तो समझ में आ गई, गोंडवाना लैंड से निर्मित उत्तर की ओर उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर पश्चिम की ओर अरावली पर्वत श्रेणी और दक्षिण की ओर दोस्तों पूर्वी घाट में पश्चिमी घाट है, सीमाबद्ध है, और इसके साइड में बंगाल की खाड़ी व अरब सागर है। दक्षिण से लेकर के उत्तर तक ये फैला हुआ है दोस्तों, गंगा के विशाल मैदान के दक्षिणी क्षेत्र तक। सुनना अब न्यू लाइन, इस प्रायद्वीपीय पठार का मुख्यतः ढाल दोस्तों, मुख्य रूप से ढाल क्या है, पूर्व की ओर या दक्षिण पूर्व की ओर है। ध्यान से सुनना, मुख्य रूप से ढाल एक तो दक्षिण व दक्षिण पूर्व की ओर है। इसीलिए इस पठार से चलने वाली ज्यादातर नदियां बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है, जैसे दामोदर नदी, दामोदर नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वैगई, पेन्नार, कई नदियां हैं दोस्तों, स्वर्ण रेखा, ऐसी कई नदियां हैं जो ज्यादातर यहीं पर आकर गिरती है बंगाल की खाड़ी की ओर। जबकि इधर तो केवल 2 ही नदियां जा रही है, नर्मदा व ताप्ती नदी, जो भ्रंश घाटियों से होकर चलने के कारण जाती है दोस्तों, ध्यान रखना। तो क्या कहना चाह रहा हूं कि साथियों ये मुख्य नदियों द्वारा कटा फटा क्षेत्र होने के कारण या अपर्दन के कारण, अपर्दन का मतलब होता है कटाव करके बहा ले जाना, तो अपर्दन के कारण यह जो पठार है प्रायद्वीपीय पठार अनेक छोटी छोटी पहाड़ियों, पर्वतों या पठारों में विभाजित हो गया है। समझ में आ गई बात आपको, ध्यान से सुन लेना। अब दोस्तों इस पठार को मुख्य रूप से अपन 2 भागों में बांटेंगे। देखो एक बात सुनना दोस्तों, 2-3 मैं फैक्ट बता रहा हूं आपको, वो आप नोट करना। सबसे पहले प्रायद्वीपीय पठार भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे प्राचीनतम पठार माना जाता है। पहली बात यह ध्यान रखना, इसी का अंश मानी जाती है अरावली पर्वत, जो प्री कैम्ब्रियन काल दोस्तों आर्कियन युग से संबंधित है। जियोग्राफी की सारणी में पढ़ा चुका हूं, आप अच्छी तरीके से समझना, आपको पता चल जाएगा दोस्तों। प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविंशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, इस सब आपको पता चल जाएगा। याद रखिएगा यह सबसे प्राचीनतम पठार है। दूसरी बात दोस्तों, आपको पूछ ले कि भारत का सबसे बड़ा पठार, भारत का बोल रहा हूं तो यह प्रायद्वीपीय पठार ही है। याद रखना, भारत का सबसे ऊंचा पूछ ले तो लद्दाख का पठार है, बाकी ये भारत का प्रायद्वीपीय पठार सबसे बड़ा पठार है। तीसरा पॉइंट दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार जो है हमारा, जो भारत का भौगोलिक विभाजन है, यह क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। किससे? जैसे उत्तर का विशाल मैदान, हमारा हिमालय पर्वत श्रृंखला, ऐसे जो अपन पढ़ते हैं 5 भागों में विभाजन है, तो प्रायद्वीपीय पठार जो है सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में। इसका क्षेत्रफल जो है लगभग 50% है भारत का, और आपको पता है भारत का क्षेत्रफल है कितना, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है साथियों, आपको पता है। तो 50% है, याद रखना 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है हमारा यह प्रायद्वीपीय पठार। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ध्यान रख लेना। चलिए, इस प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां जो उत्तर की ओर चल रही थी और हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां जो दक्षिण की ओर आ रही थी, इन नदियों ने अपने मलबे के द्वारा जमा करके ही तो उत्तर गंगा का यह विशाल मैदान का निर्माण किया है मेरे भाइयों। तो ध्यान रखना, अब अपन प्रायद्वीपीय पठार का विभाजन देखते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रायद्वीपीय पठार को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया भाइयों। एक तो है दक्कन का पठार, दक्कन मतलब आप ऐसे समझो दक्षिण वाला, तो दक्कन का पठार। एक मेरे भाइयों मध्यवर्ती उच्च भूमि, मध्यवर्ती उच्च भूमि,
ध्यान रखना साथियों, ये हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है सबसे प्राचीनतम है, इसलिए ये किससे निर्मित होगा? ज्वालामुखीय निक्षेप से। और ज्वालामुखीय निक्षेप क्या होता है समझना, जब यह पृथ्वी के अंदर होता है दोस्तों पिघला हुआ कचरा ज्वालामुखी का, क्योंकि पृथ्वी के अंदर टेम्परेचर ज्यादा होता है, आप सबको पता है, तो यह जब अंदर की ओर होता है तो इसे कहते हैं मेरे भाइयों मैग्मा, और जैसे ही बाहर आकर फैलता है जिसे कहते हैं लावा। ध्यान रखना, तो यह प्रायद्वीपीय पठार जो है मुख्य रूप से आर्कियन युग से लेकर क्रीटेशियस युग तक साथियों ज्वालामुखीय निक्षेप लावे से निर्मित है, जो अलग अलग युग में विभाजित हुआ है, क्योंकि एक साथ पूर्ण रूप से निर्मित नहीं हुआ, इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो यह ज्वालामुखीय लावे से निक्षेपित है, इसलिए यह क्वार्टजाइट, नीस, ग्रेनाइट, बेसाल्ट और शिस्ट जैसी चट्टानों से मुख्य रूप से, ध्यान रखना दोस्तों, एक दो अपवाद है जो बलुआ पत्थर से निर्मित है, लाल बलुआ पत्थर से जो अवसादीय निक्षेप है, जैसे विंध्यन पर्वत श्रेणी जिसका कटाव ज्यादा हुआ। ध्यान रखना मुख्य रूप से यह क्वार्टजाइट, आपको पूछ ले अरावली किस चट्टानों से है? क्वार्टजाइट, दूसरी नीस, तीसरी शिस्ट, ध्यान रखना मेरे भाइयों शिस्ट, और चौथी ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, और पांचवी बेसाल्ट। आवाज पर ज्यादा ध्यान दें साथियों, आपको पता है ना ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है जो नीस में बदल जाती है, मेटामॉर्फिक चट्टान जिसको रूपांतरित कहते हैं, तो इसका रूपांतरण नीस में हो जाता है, क्वार्टजाइट का शिस्ट में हो जाता है। तो यह थोड़ा ध्यान रखना, इन्हीं से मुख्य रूप से दोस्तों बना हुआ है प्रायद्वीपीय पठार। तो आपको अरावली पूछ ले तुरंत क्वार्टजाइट नीस शिस्ट कर देना, कोई गलत कर नहीं सकता, आपका यह मेरा वादा है। चलिएगा अब देखिएगा दोस्तों, यह जो है दो भागों में बंटा हुआ है, मध्यवर्ती उच्च भूमि और दक्कन का पठार। सुनिएगा मध्यवर्ती उच्च भूमि में अपन क्या पढ़ रहे हैं साथियों, एक तो अपन पढ़ रहे हैं अरावली वाला क्षेत्र, अरावली वाला क्षेत्र जिसमें अपन विंध्यन कगार भूमि, अरावली के ये दक्षिण वाला भाग जो है ना, दक्षिण पूर्व वाला भाग राजस्थान का पठारी क्षेत्र, विंध्यन कगार वगैरह पढ़ रहे हैं। यहीं पर अपन पढ़ रहे हैं मालवा का पठार, विंध्याचल का पर्वत, विंध्याचल का पर्वत, राजमहल कैमूर की पहाड़ियां, राजमहल व कैमूर की पहाड़ियां, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, बघेलखंड, यह सब अपन दोस्तों इसी में पढ़ते हैं। लेकिन दक्कन के पठार में सुनिएगा सबसे नीचे कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का पठार, महाराष्ट्र का पठारी क्षेत्र, यह दोस्तों अपन मुख्य से पढ़ते हैं। गुजरात व महाराष्ट्र के दक्कन पठार जो अपन है, दक्कन पठार, सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, दंडकारणीय क्षेत्र, दंडकारणीय क्षेत्र, छोटा नागपुर का पठार, यह सब अपन दोस्तों इसी में पढ़ते हैं। नदियों द्वारा कटा पटा क्षेत्र हो जाने का अलग से विभाजित है। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं इसमें आपके सामने रख रहा हूं, देखो अरावली पर्वत, ये सब इसी के हिस्से है दोस्तों, तो ध्यान रखना। देखो अरावली पर्वत दोस्तों बताया जाता है कि अरावली पर्वत जो है प्री कैम्ब्रियन काल में बताया जाता है कि यह लक्षद्वीप के दोस्तों सागरीय क्षेत्र से लेकर के हिमालय तक फैली हुई थी, लेकिन धीरे धीरे इसका अवशिष्टीय क्षेत्र रह गया है, जिसे आज अपन अरावली पर्वत एक अवशिष्ट पर्वत है दोस्तों, यह जीर्ण अवस्था में है। ध्यान रखना किसी भी इस कलाकृति की तीन अवस्थाएं होती है, युवावस्था सबसे छोटी दोस्तों जो है युवावस्था, मध्य अवस्था और युवावस्था, परिपक्वावस्था और जीर्णावस्था। तो ये आज हमारे जो पर्वत है वो जीर्णावस्था में है अरावली पर्वत। आज के दिन दोस्तों अरावली पर्वत, ध्यान रखना अरावली पर्वत जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है विकर्णवत रूप में। लंबाई इसकी 692 किलोमीटर है मेरे भाइयों, जिनमें से यह शुरुआत होती है गुजरात राज्य के खेड़ बर्मा क्षेत्र, खेड़ बर्मा क्षेत्र पालनपुर जिले में है साथियों, पालनपुर के पास में। ध्यान से सुने ना, आज के दिन बात कर रहा हूं, बाकी ये लक्षद्वीप से शुरू होती थी, ध्यान रखना। तो आज के दिन गुजरात राज्य में खेड़ बर्मा पालनपुर से शुरू होती है और राजस्थान से चलती हुई हरियाणा में दिल्ली तक चली गई है, और दिल्ली के पास में इसके दिल्ली रायलो श्रेणी, रायसीना की पहाड़ियां हैं, और इसी पहाड़ियों के पास में राष्ट्रपति जी का भवन है मेरे भाइयों, याद रख लेना। विस्तृत जानकारी नहीं दूंगा, टोटल लंबाई 692 किलोमीटर बताई जाती है, जिनकी 80% हमारे राजस्थान में है मेरे भाइयों,
550 किलोमीटर लंबाई है राजस्थान में इसकी, 550 किलोमीटर लंबाई है राजस्थान में इसकी, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये अरावली पर्वत श्रेणी जो है ना, दक्षिण में चौड़ी ज्यादा है और ऊंचाई भी ज्यादा है, लेकिन उत्तर की ओर जाते हुए संकरी हो जाती है और इनकी ऊंचाई भी घटती जाती है। रिपीट कर रहा हूं, एक बात ध्यान से सुना, हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है ना, इसकी एवरेज ऊंचाई कितनी मानी जाती है, तो 600 से 900 मीटर मानी जाती है। प्रायद्वीपीय पठार जो है इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर मानी जाती है, प्रायद्वीपीय पठार की, अरावली की नहीं बोल रहा हूं। लेकिन दोस्तों अरावली पर्वत श्रेणी जो है इसकी सिरोही में, ध्यान रखना, माउंट आबू पर्वत जो है इसके पास में एक चोटी है साथियों, गुरु शिखर, गुरु शिखर है चोटी, ध्यान से सुनना। और गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई है 1722 मीटर। ध्यान रखना, यह दोस्तों उत्तर में हिमालय पर्वत की माउंट एवरेस्ट से लेकर के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत की अनाईमुड़ी चोटी के बीच में, यानी उत्तरी भारत में दक्षिणी भारत के बीच में सबसे ऊंची चोटी यही गुरु शिखर है मेरे भाइयों। कर्नल जेम्स टोड जो घोड़े वाले बाबा के नाम से विख्यात है, उस व्यक्ति ने कहा था कि यह तो संतों का शिखर कहलाती है। यहीं पर तो बड़े बड़े दर्रे हैं, आपने सुना होगा राजसमंद जिले में गोरम घाट है, कहीं पर आपने सुना होगा कि जो भगवा धारण करने वाले जो है ना हमारे बाबा, वो गोरम घाट जाते हैं तपस्या करने के लिए, क्योंकि ऊंचाई पर घाट है, ठंडा स्थल होता है। ध्यान रखना साथियों, एक लगे तो बात बता रहा हूं, जमीन से ऊपर की ओर जाते तो टेम्परेचर घटता है। यह 1722 मीटर लगभग 1.5 किलोमीटर ऊंचा है, 1 किलोमीटर जाते हैं 6.5 डिग्री टेम्परेचर घट जाता है, तो 1.5 किलोमीटर में तो दोस्तों लगभग 10 डिग्री टेम्परेचर घट जाता है। इसलिए जमीन हमारे यहां पर 30 डिग्री टेम्परेचर होगा तो वहां पर 20 डिग्री होगा, और 20 डिग्री तो सर्दी के जैसा टेम्परेचर होता है। इसलिए दोस्तों ऊंचाई पर तपस्या ढंग से होती है, ध्यान से सुनना। तो ध्यान रखिएगा, यह तो थी अरावली पर्वतमाला। दूसरी बात कर रहा हूं दोस्तों, सुनिएगा, अरावली पर्वतमाला के दोस्तों दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में हमारा विंध्यन कगार भूमि है। विंध्यन कगार भूमि है जो चित्तौड़गढ़, झालावाड़ इस क्षेत्र में फैली हुई है, और बिहार की राजमहल पहाड़ियां हैं जहां पर सासाराम जिला है। दोस्तों आपको पता है शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में बना हुआ, इसीलिए तो सासाराम का मकबरा माना जाता है उसे, ध्यान रख लेना। तो वहां तक फैली हुई है, यह भी बलुआ पत्थर से निर्मित है, ध्यान रखना, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, और यहां पर बलुआ पत्थर ज्यादा है, इसीलिए दोस्तों इसे कहते हैं भवन निर्माण सामग्री के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र, यही माना जाता है विंध्यन कगार भूमि। विंध्यन कगार भूमि, रिपीट कर रहा हूं मेरे भाइयों, एक थोड़ा ध्यान से सुनना। राजस्थान के 4 भौतिक विभाजन है, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। समझ में आ गया, जिनमें से उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय और पूर्वी मैदानी क्षेत्र ये टेथिस सागर के अवशेष माने जाते हैं, जबकि मध्यवर्ती अरावली पर्वत क्षेत्र और दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र जो है वो गोंडवाना लैंड के अवशेष माने जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से हैं, और प्रायद्वीपीय पठार आपको पता है गोंडवाना लैंड का अवशेष है। समझ गए ना बात? क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखो, विंध्य इधर तो आ गया विंध्यन कगार भूमि, इसके इधर की ओर मालवा का पठार है। कौन सा पठार है मेरे भाइयों? मालवा का पठार है, ढंग से समझ लेना। विंध्यन कगार भूमि के इधर की ओर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में फैला हुआ मालवा का पठार है। मालवा के पठार के दक्षिण में है मेरे भाइयों विंध्याचल का पर्वत, विंध्याचल का पर्वत है दक्षिण में। ध्यान से सुनना, कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं। अरावली पर्वत ये हो गया अरावली, इसके दक्षिण पश्चिम की दक्षिण पूर्व की ओर, ध्यान रखना, दक्षिण पूर्व की ओर झालावाड़ चित्तौड़गढ़ वाले क्षेत्र में क्या है? विंध्यन कगार भूमि। और इसके क्या है दोस्तों? दक्षिण पूर्व की ओर मालवा का पठार है, और मालवा के पठार जो है यह दोस्तों ध्यान रखना कठोर चट्टानों से बना हुआ है। इसी से मुख्य रूप से दोस्तों चंबल नदी, पार्वती नदी, काली सिंध नदी का उद्गम होता है। चंबल नदी दोस्तों दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी है, और ध्यान रखना चंबल नदी जो है उत्खात स्थलाकृति यानी कंदराओं के लिए, बीहड़ों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। ये विशेषताएं एक एक नोट कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम का एक एक सवाल है मेरे भाइयों। चलिए, तो यह था हमारा मालवा का पठार, मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। चलो आगे बात करूं तो सुनिएगा, इसके दक्षिण में है दोस्तों विंध्याचल
पर्वत। यह विंध्याचल पर्वत दोस्तों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड तक फैला हुआ है। ध्यान से सुनना, झारखंड तक फैला हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं, देखो ये इधर दोस्तों मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड तक फैला हुआ, तो इसमें प्रमुख रूप से 3-4 पहाड़ियां हैं। जैसे इधर की ओर दोस्तों पहाड़ी है विंध्य पहाड़ी, विंध्य पहाड़ी। फिर आ जाती है हमारी भारनेर की पहाड़ी, भारनेर की पहाड़ी। ये तीसरी पहाड़ी है जो आ जाती है दोस्तों कैमूर की पहाड़ी, कैमूर। और इधर आ जाती है दोस्तों राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी। ढंग से समझना, ये विंध्यन पहाड़ी और भारनेर की पहाड़ी तो दोस्तों मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है विस्तृत रूप से। याद रखना कैमूर और राजमहल की पहाड़ियां है बिहार में, बिहार में है मेरे भाइयों, ढंग से समझना बिहार में। याद रखना ये हमारा भारत का उत्तर में आ गया नेपाल, और नेपाल के दक्षिण में इधर तो है उत्तर प्रदेश, इधर है बिहार। बिहार के नीचे तोड़ करके झारखंड अलग राज्य किया, और झारखंड में है छोटा नागपुर का पठार, वो अलग है। यह राजमहल कैमूर की पहाड़ियां बिहार में है। तो ध्यान रखना इधर तो है राजमहल की पहाड़ी जुड़ी हुई है, इधर से टूट करके अलग हो गया मेघालय का पठार, और इधर तो राजमहल, इधर मेघालय की पहली पहाड़ी गारो। इनके बीच में यह गैप जो है वो मालदा गैप कहलाता है, इसी को गारो राजमहल गैप भी कहते हैं मेरे भाइयों। तो ध्यान से सुना, विंध्य, भारनेर, कैमूर और राजमहल, ये चारों पहाड़ियां पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम ध्यान रखना विंध्याचल पर्वत में है। कंसेप्ट क्लियर हो गया ना? चलिए अब देखो साथियों, देखो मालवा के पठार के दोस्तों इधर उत्तर, यह मालवा पर्वत था, इसके उत्तर की ओर साथियों यहां पर ध्यान रखना उत्तर प्रदेश के पास में फैला हुआ है हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र जो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है, ध्यान रखना। और इधर साथियों मध्य प्रदेश में जो अमरकंटक श्रेणी है, अभी अपन बात करेंगे सतपुड़ा पर्वत, और सतपुड़ा पर्वत की सबसे पूर्वी श्रेणी होगी वो होगी अमरकंटक। तो इधर दोस्तों अमरकंटक से पूर्व की ओर है, इसे कहते हैं बघेलखंड। क्या कहते हैं साथियों? बघेलखंड कहते हैं। और बघेलखंड से भी पूर्व की ओर एक पर्वतीय क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, जिसे कहते हैं दोस्तों दंडकारण्य क्षेत्र, बहुत प्रसिद्ध है, उड़ीसा के आसपास फैला हुआ है, ध्यान रख लेना मेरे भाइयों। दंडकारण्य क्षेत्र, यह कई बार यूपीएससी जैसे एग्जाम में पूछा जाता है दंडकारण्य, तो भारत के पूर्वी क्षेत्र में फैला हुआ है, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड, देखो याद कैसे रखना, ऊ आ रहा है तो उत्तर प्रदेश में विस्तृत रूप से, बघेलखंड ऑटोमेटिक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। फिर दोस्तों आगे की ओर छत्तीसगढ़ में उड़ीसा में फैला हुआ है दंडकारण्य। ढंग से समझना, यह साथियों एक अलग पठारी क्षेत्र है। कंसेप्ट क्लियर हो गया? चलिए अब देखो अपन देख लेते हैं लगे हाथों, यह सब दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार के ही हिस्से हैं, जिनमें अपन शामिल रूप में पढ़ रहे हैं दक्कन का पठार और मध्यवर्ती उच्च भूमि। इधर देखो यह हो गई बिहार का क्षेत्र, हो गया हमारे कैमूर की पहाड़ियां और राजमहल के क्षेत्र वाला। इससे आगे दोस्तों ये आता है हमारा मेघालय का पठार, और मेघालय के पठार में, यह मेघालय का पठार है। मेघालय के पठार में दोस्तों 3 मुख्य पर्वतीय श्रेणियां हैं, ध्यान रखना इनका क्रम साथियों पूर्व से पश्चिम की ओर पश्चिम से पूर्व की ओर बोल रहा हूं। यह दोस्तों गारो है, आप लिखावट पर ज्यादा ध्यान यहां पर दे दोस्तों, पहाड़ियों की गारो है। यह साथियों खासी है, यह जयंतियां हैं, ध्यान रखना मेरे भाइयों। यहां पर जनजातियां निवास करती है इस पठारी क्षेत्र में, मेघालय में नहीं, इस उत्तरी क्षेत्र में हमारे यहां पर जनजातियां निवास करती है। छत्तीसगढ़, झारखंड, हमारे पश्चिम बंगाल, मेघालय, यहां पर ये गारो खासी दोस्तों जनजातियां भी है, ध्यान रखना, आदिवासी जनजातियां भी है, तो ध्यान रखना। अब देखो ये साथियों गारो खासी जयंतियां 3 पहाड़ियां हैं। यहां पर ये जो पहाड़ियां है ना, ये कीप आकार की है साथियों, ऐसे ध्यान रखना कीप आकार की है। तो ध्यान से सुनना, मानसून जैसे यहां पर पहुंचता है साथियों, तो इनको पार इतना कर नहीं पाता, और टकरार के कारण कीपाकार पहाड़ियां होने के कारण बहुत ही भयंकर बरसात होती है, क्योंकि यहां से बाहर निकल नहीं पाती पौने, रोक अवरोध हो जाता है इनका, तो भयंकर बरसात होती है यहां पर भारत की, और लगभग हर रोज बरसात होती है साथियों। इसलिए ध्यान रखना, खासी पहाड़ियों पर एक क्षेत्र है चेरापूंजी और मोहसिन राम। क्या नाम है मेरे भाइयों? मोहसिन राम। इस
पर संपूर्ण विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है मेरे भाइयों मौसिनराम और चेरापूंजी में, मेघालय में खासी पहाड़ियों पर है। ये ध्यान रखना, खासी पहाड़ी पर है। लगभग 1180 सेंटीमीटर दोस्तों वार्षिक वर्षा होती है इस मौसिनराम में। सर्वाधिक बरसात होने के कारण हमारा जो मेघालय का जो पठार है एक आर्द्र, एक ह्यूमिड पठार है। ध्यान से सुन लेना, कंसेप्ट क्लियर हो चुका। चलिए आपको पूछ लेगा यह प्रायद्वीपीय पठार का अवशेष है। बिल्कुल, यह गारो राजमहल गैप से अलग होता है क्योंकि इधर बिहार का राजमहल पहाड़ी है तो इधर राजमहल, ये गारो, इस गारो राजमहल गैप ये बीच में पड़ गया, टूटकर अलग होता है, उसे गैप कहते हैं। तो यहां पर मालदा गैप नाम रख दिया इसका, गारो राजमहल गैप या मालदा गैप से अलग हो रखा है। कंसेप्ट क्लियर हो चुका। चलो अब देखना दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन। फिर दोस्तों मेघालय का पठार हो गया। अब अपन नीचे की ओर चलते हैं तो हमारा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार का दक्षिणी हिस्सा, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा वाले क्षेत्र में फैला हुआ है साथियों छोटा नागपुर का पठार। यह छोटा नागपुर का पठार मध्य प्रदेश से शुरू हो रहा है। ध्यान से सुनना, मध्य प्रदेश से शुरू हो रहा है। तो मध्य प्रदेश, और आपको पता है हमारे राजस्थान से पहले भारत का सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश था, लेकिन 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से तोड़कर छत्तीसगढ़ राज्य अलग किया गया, जिसलिए हमारे भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो गया आज। तो मध्य प्रदेश के अलग, यहां का छत्तीसगढ़, CH कहते हैं इसको। छत्तीसगढ़ के बाद में दोस्तों ये हमारा जाता है झारखंड, और झारखंड के उत्तर की ओर तो बिहार है ही, आपको पता है, क्योंकि झारखंड भारत को 15 नवंबर सन 2000 को तोड़ करके बिहार से अलग करके ही तो झारखंड बनाया था मेरे भाइयों, ध्यान रखना। फिर इधर की ओर आता है पश्चिमी बंगाल, ध्यान से सुनना, दक्षिण की ओर आता है उड़ीसा हो जाता है मेरे भाइयों। अब सुनना, यह है छोटा नागपुर का पठार। छोटा साथियों, एक तो विंध्यन कगार भूमि और विंध्याचल पर्वत लाल बलुआ पत्थरों से और भवन निर्माण सामग्री के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना वो एक ही। यह पठार जो है क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट व नीस चट्टानों से बना हुआ है। बहुत कठोर ये होती है दोस्तों, ये चट्टान है नीस व हमारी ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। ध्यान में, लावा निक्षेपित चट्टान है ये, ध्यान से सुनना। जैसे ही दोस्तों जमीन से ज्वालामुखी के माध्यम से जो मैग्मा निकलकर लावा के रूप में जमता है उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं, और आग्नेय का उदाहरण है दोस्तों ग्रेनाइट। ध्यान से समझ लेना, आगे अपन चट्टानों में बात करेंगे तो ग्रेनाइट आग्नेय का उदाहरण है। अब देखना यहां पर क्या है, यह जो छोटा नागपुर का पठार है, यहां से दोस्तों अनेक नदियां उद्गमित होती है। तो नदियों के अपर्दन से, ध्यान से सुनना, अलग अलग पठारों में विभाजित हो गया ये। तो इसका क्षेत्र तो किन किन राज्यों में पता चल गया। अब देखो अलग अलग कैसे विभाजित हुआ वो भी आपके सामने रख रहे हैं। तो छोटा नागपुर के पठार का सबसे उत्तरी पठार है वो कहलाता है कोडरमा का पठार। कोडरमा का पठार, ध्यान से सुनना, इतना ध्यान रखना, मैं पूरा नहीं बोलूंगा, कठोर निक्षेपित चट्टानों से तो बना ही है, सब बने हैं, लेकिन यह कोडरमा का जो पठार है भारत में अब्रक के लिए प्रसिद्ध है। भारत में अब्रक के लिए प्रसिद्ध है साथियों, ध्यान से सुनना, कोडरमा का पठार। कंसेप्ट क्लियर। चलिए अब दोस्तों देखो, कोडरमा के बाद में इसके नीचे की ओर जो पठार है कोडरमा के दक्षिण में, वो है हजारीबाग का पठार। हजारीबाग का पठार है साथियों, ध्यान से सुनना, हजारीबाग का पठार है। इसके दक्षिण में साथियों रांची का पठार, रांची का पठार। यह दोस्तों मुख्य रूप से ध्यान रखना 3 पर्वतीय श्रेणियों में विभाजित है। 3 पर्वत श्रेणियों में, पहली पर्वतीय श्रेणी यह है, इसका नाम है दालमा कहते हैं साथियों। दूसरी ये जो पर्वत श्रेणी है ये, इसको कहते हैं साथियों पोरहाट। क्या कहते हैं? पोरहाट। और तीसरी है मेरे भाइयों पारसनाथ। ये क्या है? पारसनाथ। ढंग से समझना, पारसनाथ। अब देखो ये पारसनाथ जो चोटी है यह सम्मेद पर्वत पर है, सम्मेद पर्वत पर। और आपको लगे हाथों बता देता हूं, हमारे जब अपन जैन धर्म पढ़ते हैं तो कहते हैं 24 तीर्थंकर हुए, 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ को ज्ञान प्राप्ति इसी सम्मेद पर्वत पर हुई थी, इसीलिए इस चोटी का नाम कर दिया दोस्तों पारसनाथ। तो छोटा नागपुर के पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? पारसनाथ है। ध्यान रखना, यहां पर एक जैन मंदिर बना हुआ है जो भारत में, जिसमें दोस्तों यहां पर जैन मेला भी भरता है। कंसेप्ट क्लियर। चलो आगे बढ़ता हूं। तो देखिए साथियों, रांची का पठार झारखंड का राजधानी रांची है। रांची
सबसे ज्यादा कर्क रेखा पर स्थित है राजधानी दोस्तों रांची, ऑप्शन में तो रांची ही करना, क्योंकि सर्वाधिक रांची ही स्थित है। यह ध्यान रखना, लावा निक्षेप मैदान है, यहां से कई नदियों का उद्गम होता है। यहां पर दोस्तों दामोदर नदी मुख्य रूप से नदी जो पश्चिम बंगाल में चलती है। यहां पर भारत का सबसे बड़ा, अगर आपको पूछ ले कि भारत में सबसे ज्यादा कोयले के भंडार किस काल के हैं, तो गोंडवाना काल के दोस्तों, और नदियों के निक्षेपी जमाव में है। तो भारत में गोंडवाना काल के कोयला और लोहे का निक्षेप यहीं पर है मेरे भाइयों। आपको पता है हमारा ये जरिया, बोकारो, ये झारखंड वाले क्षेत्र जो दोस्तों, रानीगंज पश्चिमी बंगाल वाला, ये नोवा मंडी हमारे लो क्षेत्र, ये सब कहां पर है, यहीं पर है। इसीलिए इसको भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। क्यों? क्योंकि जर्मनी में दोस्तों कोयले क्षेत्र को रूर कहते हैं, और इसकी तुलना की है भारत में इस क्षेत्र से। कंसेप्ट क्लियर हो चुका? चलो आगे बढ़ता हूं। अब देखना, यह तो हो गया दोस्तों उत्तर वाले। अब देखो यहां तो मैंने आपको बताया यह है विंध्याचल पर्वत। यह तो क्या है? विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में दोस्तों एक नदी चल रही है, और उस नदी का नाम है नर्मदा नदी। ध्यान से सुनना, नर्मदा नदी जो किधर की ओर जा रही है? गुजरात की ओर। यह दोस्तों दो ही नदियां हैं जो हमारे भारत की पश्चिम की ओर जा रही है, एक तो नर्मदा, एक ताप्ती नदी जो हमारे इस मध्यवर्ती भारत से जा रही है। ध्यान से सुनना मेरे भाइयों, विंध्याचल पर्वत हमारे भारत को मुख्य रूप से दो भागों में तोड़ता है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। यह भारत को बीचों बीच में तोड़ने वाला पर्वत है। इस विंध्याचल पर्वत को मैंने बता दिया, सर्वाधिक कटाव इसी का हुआ दोस्तों, क्योंकि लाल बलुआ पत्थरों से बना हुआ है, अवसाद ज्यादा कमजोर है। फिर देखो इसके दक्षिण में है दोस्तों हमारा सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत, अगर कोई भी क्षेत्र दो पर्वतों के बीच में धंसा हुआ हो तो उसे भ्रंश कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्ट। तो दोस्तों यह नदी देखो दो पर्वतों के बीच में चल रही है, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा, इसीलिए नर्मदा नदी को कहते हैं भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी। मध्य भारत की सबसे बड़ी नदी है, 1312 किलोमीटर लंबाई है इसकी, और साथियों इसी नदी को कहते हैं मध्यवर्ती भारत की गंगा। कंसेप्ट क्लियर? सरदार सरोवर बांध परियोजना गुजरात में इसी नदी पर है। क्लियर? चलो आगे बढ़ रहा हूं। सतपुड़ा के दक्षिण में मेरे भाइयों ताप्ती नदी, ताप्ती नदी और चल रही है। तो इसे भी दोस्तों क्या ये इस नदी पर साथियों क्या बसा हुआ है? सूरत बसा हुआ है। ध्यान रखना, ताप्ती नदी पर यह भी खंबात की खाड़ी में गिर रही है, ध्यान रखना। तो यह भ्रंश घाटी में ही बहने वाली नदियों, क्योंकि इसके दक्षिण में भी क्या है? तेलंगाना व आंध्र का पठारी क्षेत्र है, महाराष्ट्र का इधर आ गया पठारी क्षेत्र, ध्यान रखना। तो नर्मदा और ताप्ती दोनों ही भ्रंश घाटियों में बहती है, बाकी सभी नदियां इधर की ओर गिरती है साथियों। अब देखो विंध्याचल हो गया, हम पठार पढ़ रहे हैं तो सतपुड़ा की बात करेंगे, आइएगा समझने की कोशिश करें आप। सतपुड़ा पर्वत दोस्तों, ये सतपुड़ा पर्वत, ये सतपुड़ा पठार है। इसमें दोस्तों मुख्य रूप से 4 पर्वतीय श्रेणियां हैं। क्रम याद रखें साथियों, 4 प्रमुख पर्वतीय श्रेणियां। देखो आपके दो नाम आया, एक राजमहल, एक राजपीपला। राजमहल कहां पर है मेरे भाइयों? बिहार में। और राजपीपला कहां पर है? ये यहां पर। पहली चोटी है दोस्तों राजपीपला, ये लो। सतपुड़ा पर्वत की सबसे पश्चिमी पर्वत श्रेणी है राजपीपला। इसके बाद में यह है मेरे भाइयों ग्वालीगढ़। क्या नाम है? ग्वालीगढ़। यह है मेरे भाइयों महादेव, महादेव की श्रेणी, ये लो। और यह है हमारी मैकाल श्रेणी, मैकाल श्रेणी। समझ में आ गई? राजपीपला की पहाड़ियां, ग्वालीगढ़ की पहाड़ियां, महादेव की पहाड़ियां और मैकाल की पहाड़ियां किस पर्वतीय श्रेणी का हिस्सा है? पठारी क्षेत्र का हिस्सा है, हमारे इस सतपुड़ा पर्वत का। अब सुनना, इन यह पहाड़ियां गुजरात और दोस्तों महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है। तो ध्यान रखना यह साथियों, और सतपुड़ा पर्वत मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में फैला हुआ है, छत्तीसगढ़ आगे। तो ध्यान रखना यह राजपीपला की पहाड़ियां मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर है। इस पहाड़ी पर दोस्तों एक ऊंची चोटी है जिसे हिल स्टेशन की संज्ञा दी है। मतलब जैसे अपना माउंट आबू एक ऊंची चोटी है, हिल स्टेशन है घूमने के लिए, इसी प्रकार इन पहाड़ियों पर गुजरात में एक हिल स्टेशन है, इसका नाम है सापुतारा, सापुतारा। तो ध्यान रखना ये राजपीपला की पहाड़ियों पर है। इसी प्रकार दोस्तों इस मैकाल की पहाड़ियों पर भी एक हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश में, ध्यान रखना हमारा नाम है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी बहुत फेमस है, जैसे हमारा माउंट आबू है इसी प्रकार मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी है मैकाल में। इनकी सर्वोच्च चोटी है अमरकंटक। दोस्तों ढंग से सुनना, अगर आपको पूछ ले कि सतपुड़ा पर्वत की सबसे चोटी, इस पूरे पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यहीं पर है धूपगढ़। धूपगढ़ है मेरे भाइयों 1350 मीटर ऊंची है। लेकिन आपको पूछ ले
कि इसके धूपगढ़ नाम नहीं और अमरकंटक हो तो फिर अमरकंटक होगा। यह मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। इस अमरकंटक से 3 नदियां निकल रही है दोस्तों, एक जा रही है पश्चिम की ओर, एक जा रही है पूर्व की ओर, एक जा रही है उत्तर की ओर। यह नदी का नाम है नर्मदा, इसका नाम है मेरे भाइयों सोन और इसका नाम है महानदी। यह दक्षिण की ओर जा रही है, यह पश्चिम की ओर और यह उत्तर की ओर। आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका। चलिए, और ये धूप पंचमढ़ी हिल स्टेशन है, इसी के पूर्व में है मेरे भाइयों बघेलखंड। मैंने कहा था ना अभी बघेलखंड, और बघेलखंड के पूर्व में हो गया दंडकारण्य क्षेत्र। चलो अब देखना, ये हुआ हमारा सतपुड़ा पर्वत। अब दोस्तों सतपुड़ा पर्वत आंध्र तक भी फैला हुआ है। फिर ध्यान रखना इधर की ओर आ गया हमारे महाराष्ट्र का पठार। महाराष्ट्र के पठार में मुख्य रूप से उत्तर से दक्षिण 4 श्रेणियां नदियों के कटाफटा होने के कारण, तो सबसे दोस्तों ये महाराष्ट्र का पठार है। ध्यान रखना महाराष्ट्र के पठार में सबसे ऊंची वाली चोटी है, ये महाराष्ट्र के पठार की बात कर रहा हूं मेरे भाइयों। दक्कन पठार का हिस्सा है, लावे के निक्षेपित से बना हुआ है, और लावा आपको पता है दोस्तों जमीन से ज्वालामुखी से निकलता है, तो इसमें लोह का हमारा अंश ज्यादा होता है, इसीलिए काली मिट्टी इस क्षेत्र में ज्यादा है। महाराष्ट्र कर्नाटक वाले क्षेत्र में काली मिट्टी ज्यादा है, और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। क्यों? क्योंकि ये दोस्तों इसकी नमी ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा होती है, दूसरी बात इसमें जल ग्रहण ज्यादा होता है, इसलिए इस मिट्टी में कपास की खेती ज्यादा होती है, इसलिए इस मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। और दोस्तों जब ये मिट्टी पानी भरकर बाद में सूखी तो बड़ी बड़ी दरारें आ जाती है, तो इसे कहते हैं निराई गुड़ाई करने की जरूरत नहीं है, तो बिना निराई गुड़ाई वाली मिट्टी है ये काली मिट्टी, ध्यान रखना। चलिए, इसमें सबसे ऊपर पहाड़ी है अजंता की पहाड़ियां, और आपको पता है अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है, यहीं पर अजंता की पहाड़ियां। इसी के बाद में यहां पर दोस्तों सतमाला पर्वत श्रेणी है, ढंग से समझना, वो सतपुड़ा थी, यह सतमाला है। तीसरी दोस्तों यहीं पर हमारे यह चोटियां हैं, जिसमें ध्यान रखना यहां पर है बालाघाट। दोस्तों मैं आपको वापस बोल रहा हूं, मध्य प्रदेश में थी पहला एक बेलाडीला खान, ध्यान से सुना, आज छत्तीसगढ़ में है, वो लोहे की सबसे बड़ी खान थी, लेकिन यह बालाघाट और छिंदवाड़ा जो है महाराष्ट्र में है, ढंग से समझना बालाघाट। और चौथी है दोस्तों हमारी हरीशचंद्र श्रेणी, हरीशचंद्र श्रेणी, ढंग से समझना। इस हरीशचंद्र पर्वत श्रेणी पर एक चोटी है साथियों, और इसका नाम है कलसूबाई, कलसूबाई। और इसके पूर्व में हमारा पश्चिमी घाट हो गया, तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत कहते हैं, इसलिए सह्याद्री पर्वत की चोटी मानी जाती है कलसूबाई सर्वोच्च। समझ में आ गई? लगभग 1650 मीटर के लगभग है साथियों, कंसेप्ट क्लियर, हरीशचंद्र पर है। इसके दक्षिण में दोस्तों महाराष्ट्र के दक्षिण में आपको पता है कर्नाटक राज्य है, और कर्नाटक का पठार आपको बता देते हैं, लास्ट एंड फाइनल होगा मेरे भाइयों आज का, कर्नाटक का पठार। यह कर्नाटक का पठार है साथियों, और कर्नाटक के पठार में मुख्य रूप से ध्यान रखना बाबा बुदन की पहाड़ियां हैं, बाबा बुदन की पहाड़ियां हैं। और यह पहाड़ियां जो है चाय और कॉफी के लिए गलत बोले, कॉफी और लोहे के लिए प्रसिद्ध है बाबा बुदन की पहाड़ियां। कौन से जिले में है साथियों? चिकमंगलूर कर्नाटक में है, चिकमंगलूर कर्नाटक में है बाबा बुदन की पहाड़ियां। इन्हीं पहाड़ियों पर पहली बार कॉफी की खेती हुई, तो कॉफी के लिए प्रसिद्ध है साथियों। यहीं पर दो प्रसिद्ध, ये लोहे के लिए भी प्रसिद्ध है यहां पर क्षेत्र बाबा बुदन की पहाड़ियां। यहां पर प्रसिद्ध लोहे की खनन क्षेत्र जो है, एक तो बेल्लारी कर्नाटक में है, एक दोस्तों हासपेट, यह लोहे के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना दक्कन का पठारी क्षेत्र जो है दोस्तों, यहां पर धात्विक खनिज व अधात्विक खनिज के लिए प्रसिद्ध है साथियों, जिनमें लोहा, आपको पता है कर्नाटक में कोलार की खानों से सोना निकलता है, तो धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज जहां पर आर्कियन, धारवाड़, कुड्डप्पा क्रम की चट्टानें मिलती है और ये खनिज निक्षेप पाए जाते हैं, इसलिए प्रायद्वीपीय पठार जो दक्षिणी भारत का है सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र माना जाता है साथियों। कंसेप्ट क्लियर हो चुका, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा साथियों। यह मेरा वादा है आपसे, सूर्य नगरी जोधपुर से बात कर रहा हूं, एक एक लाइन में आपको सवाल मिलेगा, अगर नहीं मिले तो हमें कमेंट कर देना, आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर ये भाई देगा। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो साथियों आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, इतना फैलाओ इस HPS एजुटेक को कि हर उस भाई बहन तक पहुंच सके जिसको इसकी जरूरत है। इंडिया के किसी भी कोने में, चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, जनरल साइंस हो, जुड़िए आप HPS एजुटेक से, आपका हरदम सहयोग किया जाएगा, आपका विश्वास नहीं डिगने दूंगा, यह मेरा वादा है। थैंक यू।